राजनीति में कुछ भी संयोग से नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इसकी योजना इसी तरह बनाई गई थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ये कहना आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा सच लगता है। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं उन्हें देखकर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बात अक्षरशः सच है। नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। हाँ, और ये बात आज की डिजिटल दुनिया में तो और भी ज्यादा सच हो गई है, जहां एक नैरेटिव, एक कहानी रातों रात गढ़ी जा सकती है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एकदम सही कहा। आज हम एक ऐसे ही नैरेटिव की चीरफाड़ करने वाले हैं, रूसी खतरा। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे दो बहुत ही अलग अलग मामलों को एक साथ रखते हैं। एक तरफ है युद्धग्रस्त यूक्रेन और दूसरी तरफ है बर्फीला ग्रीनलैंड। हाँ, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक ही खतरे का इस्तेमाल दो जगहों पर इतने अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उम्मीदवारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये एक बेहतरीन केस स्टडी है, ये देखने के लिए कि कैसे बड़ी शक्तियां अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए तर्कों को तोड़ती मरोड़ती हैं। एक जगह जो तर्क युद्ध का कारण बनता है, वही तर्क दूसरी जगह मजाक का विषय बन जाता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। स्रोत बताते हैं कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी रूस का हुआ, या जिसे कहते हैं रशिया बोगी, वो पश्चिमी देशों के लिए, खासकर अमेरिका और यूरोप के लिए अपने हितों को साधने का एक पसंदीदा औजार रहा है। और यूक्रेन के मामले में तो ये बिल्कुल खुलकर सामने आया। हाँ बिल्कुल। जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हमने देखा कि अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब एक साथ खड़े हो गए। पूरी एकजुटता थी। हाँ, एक सुर में रूस की निंदा हुई, उस पर प्रतिबंध लगाए गए और यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य और आर्थिक मदद दी गई। और तर्क ये था कि ये रूस के विस्तारवाद को रोकने के लिए जरूरी है। और ये तर्क सिर्फ 2022 में नहीं बना। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि नाटो के विस्तार के पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण था। ये डर कि रूस वॉर्सो संधि के खत्म होने के बाद भी अपने पड़ोसियों पर हमला करेगा, जो सोवियत संघ का अपना सैन्य गठबंधन था। हाँ, तो उसी डर ने नाटो में नए देशों को शामिल करने का सबसे बड़ा आधार बनाया। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कई विशेषज्ञ, जैसा कि स्रोत में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन जे मेयर्सहाइमर का जिक्र है, दशकों से ये चेतावनी दे रहे थे। मेयर्सहाइमर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में एक बहुत बड़ा और कभी-कभी विवादास्पद नाम भी हैं। अच्छा, तो उनकी दलील क्या थी? वो क्या कह रहे थे? मेयर्सहाइमर और उन जैसे कई विशेषज्ञों का मानना था कि पश्चिम की 3 नीतियां, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, अब यूरोपीय संघ का विस्तार, हाँ, यूरोपीय संघ का विस्तार और पड़ोसी देशों में लोकतंत्र का प्रचार, ये सब रूस को सीधे सीधे उकसाने जैसा है। आप सोचिए, अगर आपका पड़ोसी देश आपके दरवाजे तक अपना सैन्य गठबंधन ले आए तो आपको अपनी सुरक्षा की चिंता होगी ही। जाहिर सी बात है। तो उनका कहना था कि पश्चिम की इन नीतियों ने रूस को असुरक्षित महसूस कराया और आखिरकार पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक बहाना दे दिया। मतलब ये सिर्फ पुतिन के साम्राज्यवाद की कहानी नहीं है जैसे कि अक्सर बताया जाता है, बल्कि इसके पीछे एक लंबा भू राजनीतिक खेल है। और इस खेल में एक बहुत ही अहम मोड़ आया था मार्च 2022 में, जिसकी तरफ स्रोत इशारा करते हैं। हाँ, एक ऐसा मोड़ जब शायद युद्ध को रोका जा सकता था। सच में? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला बिंदु है। मार्च 2022 में जब युद्ध शुरू हुए बस 1 महीना ही हुआ था, तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही थी और वे एक शांति समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे। क्या शर्तें थी उस समझौते की? मतलब क्या बात हो रही थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्तें ये थीं कि रूस 23 फरवरी 2022 वाली अपनी स्थिति पर वापस लौट जाएगा, यानी हमले से ठीक पहले वाली पोजीशन पर। ओके। और इसके बदले में यूक्रेन ये वादा करेगा कि वो कभी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा और एक तटस्थ देश रहेगा। उसे अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की जैसे कई देशों से सुरक्षा की गारंटी भी मिलती। अगर ये हो जाता तो शायद लाखों जानें बच जाती और यूक्रेन की तबाही रुक जाती। तो फिर हुआ क्या? समझौता क्यों नहीं हुआ? यहीं पर बाहरी ताकतों का दखल आता है। स्रोत बताते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुंचे। बोरिस जॉनसन? हाँ,
और उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके साथ कोई समझौता न करे। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम अभी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं है और यूक्रेन को लड़ते रहने के लिए पूरा समर्थन देगा। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि रूस पर सैन्य जीत हासिल की जा सकती है। एक मिनट, मतलब एक शांति समझौते को बाहरी दबाव के कारण रद्द कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और बोरिस जॉनसन अकेले नहीं थे। वो उस समय के पश्चिमी अभिजात वर्ग की सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन को बचाना नहीं बल्कि रूस को रणनीतिक रूप से कमजोर करना था। ठीक है, तो ये यूक्रेन की कहानी है जहां रूसी खतरे को एक अस्तित्व के संकट के रूप में पेश किया गया और उसके आधार पर एक भीषण युद्ध को हवा दी गई। अब आते हैं ग्रीनलैंड पर। हाँ, जहां कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने की अपनी इच्छा कई बार जता चुके हैं। हाँ, वो तो काफी समय से कह रहे हैं। इस बार भी वो उसी रूसी खतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, और मैं उसे लगभग शब्दशः बता रही हूँ, नेटो 20 साल से डेनमार्क से कह रहा है कि आपको ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। डेनमार्क कुछ कर नहीं पाया, अब समय आ गया है और ये किया जाएगा। वाह, मतलब वो कह रहे हैं कि क्योंकि डेनमार्क ग्रीनलैंड को रूस से नहीं बचा पा रहा, इसलिए अमेरिका को ये काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो तर्क यूक्रेन के लिए एक जीवन मृत्यु का प्रश्न था, वही तर्क अब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का आधार बन रहा है। लेकिन इस पर बाकी पश्चिमी देशों का क्या कहना है? क्या वो ट्रंप की बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। फ्रांस, जो यूक्रेन के मामले में रूस को सबसे बड़ा खतरा बता रहा था, वही फ्रांस। उसी फ्रांस ने ट्रंप के इस तर्क का खुल के मजाक उड़ाया। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया गया। डिप्लोमेसी में खुला व्यंग, ये तो कमी देखने को मिलता है। क्या ट्वीट था? ट्वीट कुछ इस तरह था, अगर किसी दिन आग लगने का खतरा है तो फायर फाइटर आकर उसे बुझाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम आज ही घर को जला दें। ये तो सीधे सीधे ट्रंप के तर्क पर तंज था कि भविष्य के किसी काल्पनिक खतरे के लिए आज आप किसी देश के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकते। ठीक यही। ये तो कमाल का दोहरापन है। मतलब जब फ्रांस को नाटो का विस्तार करना था तो रूसी खतरा बिल्कुल वास्तविक था, जब यूक्रेन की मदद करनी थी तब भी वो वास्तविक था। लेकिन जब अमेरिका उसी तर्क का इस्तेमाल ग्रीनलैंड के लिए कर रहा है तो फ्रांस को वो एक मजाक लग रहा है। ठीक यही बात। ये दिखाता है कि खतरा उतना ही वास्तविक होता है जितना किसी देश के राष्ट्रीय हित उसे मानने की इजाजत देते हैं। तो फिर असली सवाल ये है, क्या ग्रीनलैंड में सच में कोई रूसी खतरा है भी? क्या रूस की वहां कोई दिलचस्पी है? रूस खुद इस बारे में क्या कहता है? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। स्रोत साफ बताते हैं कि रूस के ग्रीनलैंड में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में कहा कि मॉस्को का ग्रीनलैंड के मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि रूस का द्वीप पर कब्जा करने का कोई प्लान नहीं है। मतलब रूस खुद कह रहा है कि हमें से कोई लेना देना नहीं है। ये तो ट्रंप के पूरे तर्क की हवा निकाल देता है। सिर्फ लावरोव ही नहीं, खुद राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल कहा था कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की योजनाएं काफी पुरानी और गहरी हैं, जिनकी जड़ें 1760 के दशक तक जाती हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश कर चुका है, लेकिन फिर उन्होंने साफ साफ कहा इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, अगर रूस खुद मना कर रहा है और फ्रांस जैसा सहयोगी देश ट्रंप के तर्क का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर ये रूसी खतरा वाला कार्ड खेलने का मतलब क्या है? क्या ये इतना कमजोर तर्क नहीं है कि कोई भी इसे तुरंत पकड़ लेगा? बिल्कुल, और शायद यही इसका मकसदगी है। स्रोत का निष्कर्ष ये है कि ग्रीनलैंड के मामले में रूस का हौवा एक स्मोक स्क्रीन है, एक धुएं का पर्दा, एक दिखावा। हाँ, दिखावा। इसका असली मकसद अमेरिकी क्षेत्र का विस्तार करने की पुरानी महत्वाकांक्षा को छुपाना है। और सबसे मजेदार बात तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव का बयान है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक तरह से चुटकी लेते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के मुद्दे को हल करके ट्रंप निश्चित रूप से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। ये तो लगभग एक तरह का अप्रत्यक्ष समर्थन है। हाँ, जो ये दिखाता है कि रूस भी जानता है कि ये सब एक बहाना है और वे इस खेल में शामिल हैं।
ये ट्रंप के खतरे वाले तर्क को और भी खोखला बना देता है। तो अगर हम इन दोनों मामलों को एक साथ रखें, यूक्रेन और ग्रीनलैंड को, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एकदम साफ। यूक्रेन के मामले में रूसी खतरा एक जटिल भूराजनीतिक संघर्ष का केंद्र था, जिसे पश्चिम ने एकजुट होकर भुनाया। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में वही खतरा अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सुविधाजनक बहाना है, जिसे उसके अपने ही सहयोगी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैरेटिव कितने लचीले होते हैं। एक ही औजार का इस्तेमाल कभी किसी देश को बचाने के नाम पर युद्ध को सही ठहराने के लिए होता है, तो कभी किसी क्षेत्र पर अपना दावा ठोकने के लिए। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तर्क और सिद्धांत स्थायी नहीं होते, वो राष्ट्रीय हितों के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक ही कथित खतरा एक जगह पर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर ला खड़ा करता है और दूसरी जगह उसे एक मजाकिया ट्वीट में उड़ा दिया जाता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर सोचना जरूरी है। जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस तरह के खतरों का आविष्कार करते हैं, तो ग्रीनलैंड जैसे छोटे और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों की संप्रभुता और उनके भविष्य का क्या होता है? उनकी आवाज इस बड़ी लड़ाई में कहाँ खो जाती है? हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर श्रोताओं की कोई प्रश्न है या वे किसी अन्य विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं। ज्ञान और जागरूकता फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया इस चर्चा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।